हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं लक्ष्मण सिंह और आप मेरे साथ सीखेंगे इंग्लिश के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजल वर्ब्स। ये टॉपिक 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो एसएससी के स्टूडेंट्स हों, चाहे आईबीपीएस बैंकिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे वो यूपीएससी यानी एनडीए की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अपना टॉपिक है जैसा कि फ्रेजल वर्ब्स। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन लिखी है। फ्रेजल वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ पार्टिकल टू फॉर्म ए सिमेंटिक यूनिट। एक एक को डिफाइन करेंगे। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण। पार्टिकल थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे हम। तो एक वर्ब का एक पार्टिकल के साथ मिलने से जो कॉम्बिनेशन बनता है, मीनिंगफुल यूनिट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन ऐड कर देने पर जो नई वर्ब तैयार होती है उसे हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। नंबर 2, ऐसा भी कहा जा सकता है कि किसी वर्ब के साथ एडवर्ब ऐड कर देने से जो नई वर्ब तैयार होती है वो भी फ्रेजल वर्ब होती है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों के ऐड हो जाने पर जो नई वर्ब तैयार होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लुक एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है टू सी यानी देखना। इसके साथ यदि हम एक प्रेपोजिशन ऐड कर दें आफ्टर, तो अब ये एक नई यूनिट तैयार हो गई और इसका एक नया ही मीनिंग निकलेगा। लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टू केयर यानी देखभाल करना। तो एक नया अर्थ देने लग गया ये वर्ड टू केयर यानी देखभाल करना। तो इस तरह वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ जाने से एक नई यूनिट, एक नया वर्ड तैयार हो गया, लुक आफ्टर, और ये है फ्रेजल वर्ब। इसी तरह मान लीजिए अपने पास वर्ब है पास। पास का जनरली मीनिंग होता है गेट थ्रू यानी किसी एग्जाम में से पास होना। दूसरा, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, किसी चीज के अंदर से होकर गुजरना, वो भी पास है। तो इसके साथ हमने एक एडवर्ब ऐड कर दिया है अवे। पास अवे, ये एक नई यूनिट, एक नया वर्ड तैयार हो गया, यही फ्रेजल वर्ब है। और इस पास अवे का मीनिंग हो गया टू डाई यानी मर जाना। पहले पास का मीनिंग क्या था? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या फिर किसी सक्सेस को अचीव करना, एग्जाम में पास होना। और अब पास अवे का मीनिंग चेंज होकर क्या बन गया? टू डाई। इसी तरह वर्ब है लुक। इस लुक के साथ हम एक प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं फॉरवर्ड, एडवर्ब ऐड कर देते हैं फॉरवर्ड और टू प्रेपोजिशन ऐड कर देते हैं, एक नया वर्ड तैयार हो गया लुक फॉरवर्ड टू। वैसे लुक का मीनिंग होता है वही सी देखना, फॉरवर्ड का मीनिंग होता है अहेड आगे की ओर। लेकिन अब इन सारे शब्दों को मिला दें तो एक नया मीनिंग तैयार हो जाता है और वो मीनिंग है टू एक्सपेक्ट। कोई चीज जो घटित होने वाली है, जिसे हम करने वाले हैं, उसको एक्सपेक्ट करना या उस चीज के लिए एक्साइटेड होना, ये हो गया लुक फॉरवर्ड टू। तो इसका मतलब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन या एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन जुड़ने से जो नया शब्द तैयार होता है, नई वर्ब तैयार होती है, वही फ्रेजल वर्ब कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ब फ्रेज जिसमें कोई प्रेपोजिशन यानी एडवर्बियल पार्टिकल हो, उस वर्ब फ्रेज को भी हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो दूसरे शब्दों में एग्जाम्पल देख लें हम। जैसे मान लो मैं कहूं ही
हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क। He has been doing his homework for 2 hours। एक तो ये सेंटेंस है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये हैज बीन डूइंग, ये पूरा का पूरा एक वर्ब फ्रेज है। फ्रेज जानते ही है, एक से ज्यादा वर्ड्स का एक मीनिंगफुल यूनिट, एक मीनिंगफुल समूह है, क्या कहलाता है? फ्रेज। जिस फ्रेज का कोई मेन वर्ड नाउन होता है उसे नाउन फ्रेज बोल देते हैं। जिस फ्रेज का कोई मेन वर्ड एडजेक्टिव होता है उसे एडजेक्टिव फ्रेज बोल देते हैं। और जिस फ्रेज का कोई मेन वर्ड वर्ब होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब फ्रेज। तो इसमें जो मेन वर्ड है वो कौन है? डूइंग। ये डू वर्ब है, इसलिए हम इसे बोल देते हैं वर्ब फ्रेज। लेकिन एक और चीज नोटेबल है कि इस वर्ब फ्रेज में हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है और डूइंग मेन वर्ब, यानी सारी की सारी वर्ब्स ही हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही। तो इस फ्रेज में नोटेबल पॉइंट क्या रहा? ये वर्ब फ्रेज तो है लेकिन इस फ्रेज में सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? वर्ब। सेकंड सेंटेंस हमने लिया, ही एट अप ऑल हिज डिनर। यहां भी जो एट अप है ये एक फ्रेज है और ये भी एक वर्ब फ्रेज है, क्योंकि इसका जो मेन वर्ड है वो भी कौन है? वर्ब है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी वर्ब फ्रेज है, ये भी वर्ब फ्रेज है। क्या इसे हम फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं? नहीं, लेकिन इसे हम फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अप आया है वो यहां पर एडवर्ब है। यहां पे क्या है? एडवर्ब है, या इसे एडवर्बियल पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो ऐसा वर्ब फ्रेज जो एडवर्बियल पार्टिकल से बनता है, एडवर्ब से बनता है, वही क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब। तो वह वर्ब फ्रेज फ्रेजल वर्ब नहीं कहलाता जिसमें सारे के सारे वर्ड्स हैं वो वर्ब्स ही हों, लेकिन ऐसा वर्ब फ्रेज जिसमें एडवर्बियल पार्टिकल या एडवर्ब हो वो वर्ब फ्रेज क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब। तो दो डेफिनेशंस अपने सामने आ गई। अब चलते हैं, अभी अभी मैंने एक नाम लिया था पार्टिकल, और इसे मैंने डेफिनेशन भी मेंशन किया है, पार्टिकल। तो अब जानने की बारी है पार्टिकल के बारे में। पार्टिकल क्या है? प्रेपोजिशन और एडवर्ब जो वर्ब के साथ जुड़कर फ्रेजल वर्ब तैयार करते हैं, वे ही दोनों क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल का मीनिंग समझ में आया, कोई प्रेपोजिशन या कोई एडवर्ब जो किसी वर्ब के साथ जुड़कर एक नई फ्रेजल वर्ब तैयार कर देते हैं, वे दोनों क्या कहलाते हैं? पार्टिकल्स। अच्छा, पार्टिकल को जनरल वे में समझें तो पार्टिकल, चलिए यहां लिख देते हैं, पार्टिकल एक फंक्शन वर्ड होता है। पार्टिकल इज ए फंक्शन वर्ड, यानी ग्रामेटिकली इसका फंक्शन होता है, ग्रामेटिकली ये काम करता है। लेकिन इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? नंबर 1, पहला पॉइंट तो ये है कि पार्टिकल हैं वो किसी वर्ब के साथ जुड़ते हैं ताकि अपना मीनिंग एक्सप्रेस कर सकें। तो पहली बात तो पार्टिकल के बारे में ये समझ में आती है, इट इज एसोसिएटेड with a verb to give meaning। ये किसी वर्ब के साथ जुड़कर अपना अर्थ देते हैं। जैसे लुक के साथ जुड़कर आफ्टर ने एक नया मीनिंग तैयार कर दिया, टू केयर। ठीक उसी तरह से ये किसी भी वर्ब के साथ ऐड होते हैं और फिर एक नया मीनिंग तैयार कर देते हैं। नंबर 2, दूसरी बात जो इनके बारे में ध्यान रखनी है वो ये है
कि ये जो ट्रेडिशनल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनकी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। तो सेकंड चीज हो गई ए पार्टिकल, और इसकी जगह इट भी लिख सकते हैं, इट फॉल्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो जनरल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं जब ये पार्टिकल बनते हैं। जैसे यहां पे जो प्रेपोजिशन है, अब इसे प्रेपोजिशन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। अब ये फ्रेजल वर्ब है, तो अपनी कैटेगरी इसने छोड़ दी है। अब ये जो मेन ट्रेडिशनल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी कैटेगरी से बाहर हो गया है। तो जनरली ये जब किसी वर्ब के साथ ऐड होते हैं तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर चले जाते हैं। तीसरी बात इनके बारे में ये ध्यान में रखनी है कि बाय डिफॉल्ट यदि कोई प्रेपोजिशन है, बाय डिफॉल्ट यदि कोई एडवर्ब है और उसे हम किसी वर्ब के साथ ऐड करते हैं फ्रेजल वर्ब तैयार करने के लिए, तो वह अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब जनरली जैसे वर्ब की फॉर्म हम चेंज कर देते हैं, आईएनजी ऐड कर देते हैं सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी या टी, इस तरीके के लेटर्स ऐड कर देते हैं। लेकिन पार्टिकल्स हैं ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में जाकर वर्ब के साथ ऐड हो जाते हैं और फ्रेजल वर्ब तैयार कर देते हैं। तो तीसरी बात इनके बारे में ये ध्यान में रखनी है कि a particle doesn't change its form। तो पार्टिकल्स के बारे में बेसिकली 3 बातें ध्यान में रखनी है। पार्टिकल एक फंक्शन वर्ड है, ये किसी वर्ब के साथ जुड़ता है ताकि अपना मीनिंग एक्सप्रेस कर सके। ये जो ट्रेडिशनल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनकी कैटेगरी से बाहर होता है। और तीसरी चीज, ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। एक एग्जाम्पल से इनको और समझते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं ही wanted to go to the movies। वह सिनेमा जाना चाहता था। मूवीज मीन्स होता है सिनेमा। इस सेंटेंस में 2 टू यूज किए हुए हैं। ये जो टू है ये एक वर्ब के पहले ऐड हो रहा है, और जो वर्ब के साथ ऐड होते हैं ऐसे टू को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं। लेकिन यहां पर नोटिस करें तो टू का यूज हो रहा है इस नाउन वर्ड के पहले, तो यहां पर ये क्या है? प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो यही टू इसने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा ही यहां आ गया और क्या बन गया? इन्फिनिटिव। और अब ये वर्ब के साथ मिलकर एक नया मीनिंग तैयार कर रहा है। तो ये जो टू था बाय डिफॉल्ट प्रेपोजिशन था, लेकिन अब क्या बन गया? इन्फिनिटिव बन गया। इसने अपनी फॉर्म चेंज नहीं करी, नंबर 1। अब ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, पहले प्रेपोजिशन था, अब उनकी कैटेगरी से बाहर चला गया। तीसरी बात, अब ये इस वर्ब के साथ मिलकर एक नया मीनिंग भी तैयार करेगा। तो पार्टिकल्स के बारे में 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं पार्टिकल्स को समझने के लिए। जैसे मान लो मैं कहूं ही लुक्स आफ्टर हर एलिंग मदर। वह अपनी बीमार मां की देखभाल करता है। ही लुक्स आफ्टर हिज एलिंग मदर। अच्छा, इस सेंटेंस में हम नोटिस करें तो लुक क्या है? वर्ब है। ठीक है, इसके बाद में आफ्टर देखें तो आफ्टर इस वर्ब के साथ ऐड किया गया एक प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन इस वर्ब के साथ इसलिए जोड़ा गया है ताकि ये एक नई वर्ब तैयार हो सके, एक नया मीनिंग दे सके।
तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई लुक आफ्टर। अब ये जो प्रेपोजिशन है इसे हम बोलते हैं एडवर्बियल पार्टिकल। एडवर्बियल पार्टिकल प्रेपोजिशन था, लेकिन अब ये क्या बना हुआ है, फ्रेजल वर्ब बना हुआ है। तो इसने अपनी कैटेगरी को छोड़ दिया, एक नई कैटेगरी में ये चला गया, नंबर 1। नंबर 2, जो भी प्रेपोजिशंस फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एडवर्बियल पार्टिकल्स, क्योंकि इसने कैटेगरी छोड़ दी। यदि आफ्टर बाय डिफॉल्ट देखें तो क्या है, प्रेपोजिशन। क्या यहां इस वर्ब के साथ ऐड करते समय हमने उसकी फॉर्म चेंज की, नहीं की, आफ्टर जैसा होता है वैसा ही लिखा है। तो इसने न तो फॉर्म चेंज करी है अपनी, इस वर्ब के साथ जुड़कर ये नया मीनिंग भी तैयार कर रहा है, और अब ये प्रेपोजिशन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, एडवर्बियल पार्टिकल बन गया, या यूं कह दें कि फ्रेजल वर्ब बन गया। तो इसने अपनी कैटेगरी को छोड़ दिया है। तो ध्यान में रह जाएंगे पार्टिकल्स के बारे में ये बातें। अब बात करते हैं पार्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली पार्टिकल्स 4 टाइप के होते हैं। एक जो आपके सामने लिखा है 2, इसे इन्फिनेटिव पार्टिकल बोला जाता है, या ग्रामेटिकल पार्टिकल भी इसे बोल सकते हैं। दूसरे, जो प्रेपोजिशंस किसी वर्ब के साथ जुड़कर फ्रेजल वर्ब बनाते हैं वे कहलाते हैं कौन से पार्टिकल्स, एडवर्बियल पार्टिकल्स। तीसरे हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो बाय डिफॉल्ट तो एडवर्ब्स होते हैं, किंतु कभी कभी कॉन्वर्सेशन में, बातचीत में उन्हें हम इंटरजेक्शंस की तरह यूज करते हैं। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिस्कोर्स पार्टिकल्स। डिस्कोर्स पार्टिकल्स, डिस्कोर्स मीन्स कॉन्वर्सेशन, जो अपने कॉन्वर्सेशन में अपनी बातचीत को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। और चौथे और अंतिम पार्टिकल्स हैं, 3 तो याद रह जाएंगे। सबसे पहले इन्फिनेटिव पार्टिकल जो 2 है। सेकंड, जो प्रेपोजिशंस हैं वो कहलाते हैं कौन से पार्टिकल्स, एडवर्बियल पार्टिकल्स। थर्ड, अच्छा कौन से प्रेपोजिशंस, जो किसी वर्ब के साथ जुड़कर फ्रेजल वर्ब तैयार करते हैं वो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, एडवर्बियल पार्टिकल। तीसरे, जो कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं हम कौन से पार्टिकल्स, डिस्कोर्स पार्टिकल्स। और चौथा पार्टिकल है नेगेटिव पार्टिकल, नोट, NOT। इस वर्ड का हम यूज करते हैं एडवर्ब के रूप में और साथ में सेंटेंसेज का नेगेटिव मीनिंग देने के लिए, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव पार्टिकल्स। ये बात हुई पार्टिकल्स की। इधर हम फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जान ही चुके हैं। डेफिनेशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस एडवर्ब, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन से बनने वाली वर्ब फ्रेजल वर्ब है। और नंबर 2, ऐसा वर्ब फ्रेज जिसमें कोई एडवर्बियल पार्टिकल हो, यानी कोई प्रेपोजिशन हो या एडवर्ब हो, उसे हम क्या बोल देते हैं, फ्रेजल वर्ब बोल देते हैं। अब चलते हैं फ्रेजल वर्ब्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स के टाइप्स पर चलते हैं। तो एक बात तो सबसे पहले ये समझ लेनी है कि जनरली जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो 2 तरीके से बिहेव करती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के रूप में। उसी तरह फ्रेजल वर्ब्स भी ट्रांजिटिव हो सकती हैं और इनट्रांजिटिव भी हो सकती हैं। तो 2 टाइप तो निकल कर आ गए फ्रेजल वर्ब्स के, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। चलिए चलते हैं आगे टाइप्स पे। तो सबसे पहले बात करें हम फ्रेजल वर्ब्स की ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब वह वर्ब होती है जिसको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, या जो वर्ब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब होती है। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं, दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। जिस फ्रेजल वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिव होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें,
अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, ही लुक्स आफ्टर हर एलिंग मदर। इसी सेंटेंस को रिपीट करते हैं यहां पे, और मैं केवल इतना लिख देता हूं, ही लुक्स आफ्टर। अब आपसे मैं पूछूं, क्या ये सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है? क्या ये पूरा अर्थ दे रहा है? ही लुक्स आफ्टर, वह देखभाल करता है। तो देखभाल किसकी करता है? कोई पर्सन होना चाहिए सामने। इसका मतलब है इस वर्ब को आगे ऑब्जेक्ट की नीड है, और फिलहाल इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है। इसका मतलब ये लिखा हुआ सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है, इनकम्प्लीट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरा, इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, ही लुक्स आफ्टर हिज फादर। वह अपने पिता की देखभाल करता है। यहां पे जो लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है। देखभाल किसकी करता है? अपने फादर की। इसका मतलब ये सेंटेंस मीनिंगफुल है, ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो यहां पे जो लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। यदि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो इसका मीनिंग कैसा रह जाएगा? इनकम्प्लीट रह जाएगा, नॉनसेंसिकल रह जाएगा। इसलिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको अपने आगे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें तो हम बोलते हैं ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। जैसे एक और सेंटेंस, ही गेव अप, उसने छोड़ दिया, त्याग दिया। किस चीज को छोड़ दिया वो हमने मेंशन किया नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। इसलिए मीनिंग के हिसाब से देखें तो ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ। इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें, ही गेव अप स्मोकिंग। तो ये सेंटेंस करेक्ट हुआ, क्योंकि अब ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। और इस गेव अप फ्रेजल वर्ब के बाद हमने इसका ऑब्जेक्ट मेंशन किया है, स्मोकिंग। तो इसका मतलब है गिव अप एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। लुक आफ्टर एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी फ्रेजल वर्ब्स को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। ओके, चलिए सेकंड जो फ्रेजल वर्ब है इंट्रांजिटिव। कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें अपने बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वे बिना ऑब्जेक्ट के ही अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर सकती हैं। ऐसी फ्रेजल वर्ब्स को बोलते हैं हम इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। तो यहां पर इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब ऐसी फ्रेजल वर्ब होती है, इट मीन्स a phrasal verb that doesn't require an object। जिस फ्रेजल वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती वह होती है कैसी फ्रेजल वर्ब? इंट्रांजिटिव। सपोज मैं कहूं हिज फादर पास्ट अवे, उसके पिता गुजर गए या उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो यहां पे ये जो पास अवे फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद हमने कोई ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, फिर भी ये अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने में सक्षम है। तो ये कैसी फ्रेजल वर्ब हुई? इंट्रांजिटिव। इसके बाद में फ्रेजल वर्ब्स की दो और कैटेगरीज होती हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके दोनों पार्ट्स को, यानी वर्ब और जो पार्टिकल है, दोनों को सेपरेट करके भी लिखा जा सकता है। और कुछ फ्रेजल वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके दोनों पार्ट्स यानी वर्ब प्लस पार्टिकल को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और जॉइंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं दोनों कैटेगरीज। तो यहां पे हम तीसरा वो टाइप ले रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स का, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स।
ऐसी फ्रेजल वर्ब जिसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, यानी जिसके जो दोनों वर्ड्स हैं वर्ब और पार्टिकल उनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और जॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, ए फ्रेजल वर्ब हुज वर्ड्स, कैपिटल लिख देता हूं चलिए, हुज वर्ड्स कैन बी सेपरेटेड or can be used in joined form। ऐसी वर्ब्स जिनके वर्ड्स को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम जॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे he is trying to cut down his expenses। इसका मतलब वह अपने जो खर्चे हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहा है, उनको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे फ्रेजल वर्ब आई कट डाउन, टू रिड्यूस, कम करना। अब एक तो हमने इसको ऐसे लिखा, ही इज ट्राइंग टू कट डाउन, यहां पे जो दोनों पार्ट्स हैं फ्रेजल वर्ब के, जो दोनों वर्ड्स हैं वो जॉइंट फॉर्म में हैं। हम चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज ट्राइंग टू कट हिज एक्सपेंसेस डाउन। क्या ये दोनों करेक्ट हैं? बिल्कुल, ये दोनों ही सेंटेंसेज अपनी जगह पे करेक्ट हैं। तो यहां पे जो फ्रेजल वर्ब है उसको हमने जॉइंट फॉर्म में लिखा है और यहां पे जो फ्रेजल वर्ब के दोनों पार्ट हैं उनको हमने सेपरेट करके लिखा है। तो ऐसी जो फ्रेजल वर्ब होती है उसे क्या बोलते हैं हम? सेपरेबल फ्रेजल वर्ब। एक और एग्जांपल लें, ही स्विच्ड ऑन द फैन। एक और सेंटेंस लिख देता हूं मैं, ही स्विच्ड द फैन ऑन। ठीक है, फिर एक और सेंटेंस लिख देते हैं, ही स्विच्ड ऑन इट। और फिर एक और सेंटेंस आ जाता है, he switched it on। चलिए, तो अब 4 सेंटेंसेस लिखे हुए स्विच ऑन वर्ब से बने हुए हैं। स्विच ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ समथिंग, किसी चीज के फ्लो को स्टार्ट कर देना, चालू कर देना। तो चालू करना मीनिंग है बेसिकली ही स्विच्ड ऑन द फैन। यहां पे जो स्विच ऑन वर्ब है इसको हमने जॉइंट फॉर्म में लिखा है, इसके आगे इसका ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है द फैन। इट मीन्स हम ये समझे कि ये जो स्विच ऑन फ्रेजल वर्ब है इसका फिलहाल ऑब्जेक्ट कौन है? द फैन। द फैन क्या हुआ? इसका ऑब्जेक्ट, और ये हो गई अपनी फ्रेजल वर्ब। दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा है स्विच्ड द फैन ऑन। यहां पे ये जो स्विच है वर्ब है और द फैन है ये इस वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इनको अलग क्यों किया जा सकता है, बात यहां पे आती है। तो ऑन है ये बाय डिफॉल्ट तो प्रेपोजिशन होता है, ऑन है ये बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। लेकिन यहां पे जो ऑन आ रहा है वो एक एडवर्ब है। वो क्या है? एडवर्ब। चलिए, यहां जगह नहीं है, इसी चीज को हम थोड़ा आगे मेंशन कर देते हैं। यहां पे जो ऑन आ रहा है ये क्या है? एडवर्ब। ठीक है, हम जनरली ये जानते हैं कि जो प्रेपोजिशंस होते हैं, कोई भी प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन के बाद किसकी नीड होती है? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की नीड होती है। जनरली सभी पढ़ चुके हैं
कि कोई भी प्रेपोजिशन हो तो प्रेपोजिशन के बाद किसकी नीड होती है, एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ठीक है, यदि हम इस ऑन को यहीं लिखा रखें और इसे प्रेपोजिशन समझे, क्या समझे इसे, प्रेपोजिशन, तब तो इसके बाद ये ऑब्जेक्ट ठीक है। लेकिन हमने ये देखा है कि यहां पर जो ऑन है वो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का। तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखने की नीड है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, फिलहाल एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। तो इसे हम अलग करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। फिलहाल ये क्या है, एडवर्ब है। और ये जो द फैन है ये वाकई में किसका ऑब्जेक्ट हुआ, स्विच वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इसको सेपरेट करके क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑन है ये एक एडवर्ब है। यदि ये प्रेपोजिशन होता तो प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता। इसका मतलब है कि ये जो फैन है, द फैन है, ये ऑन के बाद ही लिखना पड़ता। लेकिन फिलहाल ये एडवर्ब है, इसलिए हम चाहें तो एडवर्ब को अकेले भी मेंशन कर सकते हैं। तो द फैन जो है ये रियल में किसका ऑब्जेक्ट है, स्विच्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एक और सेंटेंस पे चलते हैं, इसमें भी ऐसा ही है। स्विच ऑन फ्रेजल वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, इट। अब यहां पे हम जानते हैं कि ये ऑन जो है ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब को हम चाहें तो वर्ब से अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो स्विच है इसका इस बार ऑब्जेक्ट कौन है, इट, और इट क्या है, प्रोनाउन। चौथा पॉइंट, नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स, यानी ऐसी फ्रेजल वर्ब जिसके पार्ट्स को, जिसके वर्ड्स को हम सेपरेट करके नहीं लिख सकते। तो ए फ्रेजल वर्ब whose words can't be separated, ऐसी फ्रेजल वर्ब जिसके वर्ड्स को हम सेपरेट करके नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं he is looking forward to meeting you। एक बात और ध्यान में रखनी है यहां पे, जो ये लुक फॉरवर्ड टू फ्रेज बनता है, फ्रेजल वर्ब बनती है, इसके बाद ऑलवेज जिरंड फॉर्म आती है। जनरली तो आपने ये पढ़ा है कि टू के बाद ऑलवेज जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, उसी का यूज करते हैं। लेकिन यदि लुक फॉरवर्ड टू ये फ्रेज आता है तो इसके बाद में कौन सी फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की जिरंड फॉर्म। जिरंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म ही होती है वर्ब की, इसका हम यूज करेंगे। तो यहां पे जो लिखा है ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, पहली चीज तो हमने ये नोटिस की कि ये जो लुक फॉरवर्ड टू है इसका ऑब्जेक्ट ही हुआ ये। क्या हम इस लुक फॉरवर्ड टू को अलग करके लिख सकते हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ही इज लुकिंग टू मीटिंग फॉरवर्ड टू यू, ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सी लुक आफ्टर उसने अपने बूढ़े पिता की देखभाल करी। ही लुक्ड आफ्टर हर ओल्ड फादर। यहां पे फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर, इसके भी दो पार्ट हैं, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है। क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, सी लुक्ड हर ओल्ड फादर आफ्टर, क्या इस तरह लिखा जा सकता है, नहीं।
इस तरह हम इसे नहीं लिख सकते। ये जो लिखा है ये करेक्ट है। ऐसा क्यों? आफ्टर जो है वो बाय डिफॉल्ट एक प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना अनिवार्य होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखना चाहिए? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। ये जो आफ्टर है ये यहां पे बाय डिफॉल्ट प्रेपोजिशन है। वैसे तो ये एडवर्बियल पार्टिकल हो गया, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो ये प्रेपोजिशन ही है, और प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये करेक्ट लिखा है, प्रेपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां हम नोटिस करें तो आफ्टर यहां लिखा है प्रेपोजिशन ही है, और इसके बाद में हमने क्या नहीं लिखा? इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि प्रेपोजिशंस जो हैं वो अपने बाद जनरली क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। तो इस वर्ब को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह इस लुकिंग फॉरवर्ड टू को भी सेपरेबल करना पॉसिबल नहीं है, यानी इसे सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गई अपनी नॉन सेपरेबल वर्ब्स। अब ये जो फ्रेजल वर्ब है नॉन सेपरेबल, क्या इसका ऑब्जेक्ट इसके साथ है? यस। क्या यदि हम इतना ही लिख दें सी लुक्ड आफ्टर, यह सेंटेंस मीनिंगफुल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये जो लुक आफ्टर है ये नॉन सेपरेबल भी है, इसे सेपरेट करके तो लिख नहीं सकते, और साथ ही साथ ये जो लुक आफ्टर है ये ट्रांजिटिव भी है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब फ्रेजल वर्ब्स हैं वो मेनली दो कैटेगरीज में ही डिवाइडेड हैं, सेपरेबल और नॉन सेपरेबल। अब ये ट्रांजिटिव भी हो सकती हैं और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है। सेपरेबल, जिन फ्रेजल वर्ब्स के वर्ड्स को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं या जॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और नॉन सेपरेबल, जिन फ्रेजल वर्ब्स के वर्ड्स को हम सेपरेट करके नहीं लिख सकते हैं। तो ये हुई बात फ्रेजल वर्ब्स के टाइप्स की। अब अगला जो पॉइंट है हमारा वो है इम्पोर्टेंट जो वर्ब्स हैं उनसे बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स और उनके यूजेस। तो ये लेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए इनकी तैयारी कीजिए। थैंक यू।